हेलो फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास की, तो उसमें हमने देखा था कि भाई बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। अगर हम बात करें कि बिफोर ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, सेल्फ रिलायंट थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी। कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी क्यों थी? क्योंकि 85% ऑफ पॉपुलेशन क्या थी हमारी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती थी किस पर? एग्रीकल्चर पर। कि मेनली जो लाइवलीहुड थी वो हमारी किस पर थी? एग्रीकल्चर पर। तो अगर बात करें हम कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टैग्नेंट होता चला गया, डिक्लाइन होता चला गया। क्या रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट होता चला गया अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी रूल? इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं गाइज कि कैसे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनी रूल स्टैग्नेंट होता चला गया। मेन रीज़न क्या है फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर? तो सबसे पहला मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी, अगर हम बात करें एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, वो कैसे स्टैग्नेंट होती चलेगी? क्या रीज़न था? तो फर्स्ट रीज़न हमारा आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। कि ब्रिटिशर्स ने क्या करा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिसको हम बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। क्या करा? इंट्रोड्यूस करा। अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जो जमींदार होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? ओनर होते हैं लैंड के। अब वो क्या करते थे? अपने लैंड को कल्टीवेशन के लिए दे देते। किसको? कल्टीवेटर्स को। अब कल्टीवेटर्स की बात करें, फार्मर्स की बात करें, तो वो क्या करते थे? इस लैंड पर क्रॉप्स को ग्रो करते थे। ठीक है। और जमींदार क्या करते थे? कल्टीवेटर से लगान वसूल करते थे, लगान कलेक्ट करते थे। लगान क्या है? एक तरीके का टैक्स कलेक्ट करते थे। और किसको देते थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट को देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था कि जमींदार को क्या करना पड़ता था कि एक फिक्स डेट पर फिक्स्ड अमाउंट जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट को एज अ लगान देना पड़ता था, जो कि वो कलेक्ट करता था किससे? कल्टीवेटर से। अब यहाँ पर ना तो जमींदार को कोई फर्क पड़ता है, ना कॉलोनियल गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता है कि जो फार्मर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, कि उसकी जो क्रॉप्स है वो अच्छी ग्रो हुई है या डिस्ट्रॉय हो गई है। उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या करना है भाई जमींदार को कि फिक्स्ड अमाउंट जो है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में क्या करना है? कॉलोनियल गवर्नमेंट को देना है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कल्टीवेटर्स की कंडीशन कैसी है। वो क्या करेगा? लगान कलेक्ट करेगा और कॉलोनी गवर्नमेंट को दे देगा। अब यहाँ पर क्या होता था कि भाई तुम सोचोगे कि जमींदार का काम बस इतना ही है कि वो कल्टीवेटर से क्या करे? लगान कलेक्ट करे, टैक्स कलेक्ट करे और कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे दे। उसका क्या फ़ायदा हुआ? अब यहाँ पर क्या था कि जमींदार क्या करता था? जितना लगान कॉलोनियल गवर्नमेंट को देना होता था उससे ज़्यादा वसूल करता था, उससे ज़्यादा कलेक्ट करता था। किससे? कल्टीवेटर से, ताकि वो मार्जिन क्या हो जाए? उसका प्रॉफिट हो जाए। वो भी तो अपना फ़ायदा देखेगा भाई। तो यहाँ पर क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट को क्या करना था? ज़मींदार को 1000 रुपीज़ लगान देना था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर। तो वो क्या करेगा भाई? कल्टीवेटर से उसने मान लो 1500 रुपीज़ क्या करा? लगान वसूल करा और 1000 रुपीज़ कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे दिया और उसका फ़ायदा हो गया 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर ज़मींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रहे थे, ना कि कल्टीवेटर और फार्मर्स का। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा वो स्टैग्नेंट होता चला गया, क्योंकि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। क्योंकि जो ज़मींदार और कॉलोनियल गवर्नमेंट थे वो कल्टीवेटर के इंटरेस्ट के लिए कुछ काम नहीं कर रहे थे कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, कुछ इंसेंटिव दे कि ज़्यादा एग्रीकल्चर हो सके, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। कि ज़मींदार क्या करता था? लगान कलेक्ट करता था कल्टीवेटर से और उसको पे करता था भाई कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट और ज़मींदार सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहे थे, ना कि फार्मर्स का। देन सेकंड रीजन आता है हमारा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइजेशन कर दिया था। कि अगर हम बात करें कि पहले जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बात करें कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, जो प्रोडक्शन हम करते थे ना वो हम फूड क्रॉप्स का करते थे। कि अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम फूड क्रॉप्स कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए वीट हो गया, राइस हो गया। हम कमर्शियलाइज नहीं करा था, हम फॉर सेलिंग पर्पज़ के लिए प्रोड्यूस नहीं करते थे, हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे फूड क्रॉप्स को। बट यहाँ पर क्या हुआ? कमर्शियलाइज कर दिया, मतलब फॉर सेलिंग पर्पस क्या करेंगे? हम एग्रीकल्चर करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोडक्शन क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, कि अब प्रोडक्शन हम करेंगे क्रॉप्स का फॉर सेलिंग इन द मार्केट। पहले हम सेलिंग पर्पस के लिए नहीं करते थे क्रॉप्स को ग्रो, बट अब क्या करेंगे? हम सेलिंग पर्पस के लिए ग्रो करेंगे क्रॉप्स को, रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कि पहले हम क्रॉप्स ग्रो करते थे अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट अब क्या करा? ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात करें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो उसने क्या करा
कि कमर्शलाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, कि एग्रीकल्चर आप फॉर सेलिंग पर्पस के लिए करेंगे, ना कि सेल्फ कंजम्पशन पर्पस के लिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों करा? क्योंकि अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स की, वो चाहते थे अपने ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना। वहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज खोल रखी थी, तो उनको क्या चाहिए भाई, रॉ मटेरियल चाहिए। तो उन्होंने इंडिया को क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया, किसका, रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड्स का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने कमर्शलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का, कि उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया। क्या कर दिया, शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स, कि अब जो है फूड क्रॉप्स की जगह हम क्या करेंगे, कैश क्रॉप्स ग्रो करेंगे। कि गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि उसने कहा कि जो फार्मर्स, ये पीजेंट की बात करें, जो कैश क्रॉप्स ग्रो करेंगे हम उसको ज़्यादा पैसे देंगे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉटन, जूट या इंडिगो प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है अपने फार्म में, तो क्या होगा, उसको हम ज़्यादा पेमेंट करेंगे, ज़्यादा पैसे देंगे, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। की फूड क्रॉप्स क्या हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। तो अब यहाँ पर फार्मर्स को थोड़ा सा भाई लालच आया कि भाई ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसको अगर कैश क्रॉप्स ग्रो करेंगे। बट ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस क्या था कैश क्रॉप्स को ग्रो करने का, कि रॉ मटेरियल चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, फैक्ट्रीज को चलाने के लिए रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, और वो कहाँ से मिलेगा भाई, इंडिया से ही तो लेंगे। वो करा उन्होंने कि कैश क्रॉप्स को क्या करा, प्रमोट करा, कि ज़्यादा कैश क्रॉप्स ग्रो हो, जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो। अब क्या होता था कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन में फिनिश गुड को प्रोड्यूस करते थे, उस फिनिश गुड को सेल करते थे इंडिया में हायर प्राइसेस पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया था भाई, इंडिया को एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और इम्पोर्टर बना दिया था ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गुड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्रॉप्स को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया फूड टू कैश, कि कैश क्रॉप्स जो ग्रो करेगा उसको हम ज़्यादा प्राइस पे करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब फार्मर्स के पास क्या करना पड़ता था, फार्मर को फूड खरीदना पड़ता था। क्यों? क्योंकि अब वो क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं फूड की, कि पहले ही जब वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते थे कि सेल्फ कंजम्पशन भी करते थे और थोड़ा बहुत जो सेल भी कर लेते थे। बट अब यहाँ पर क्या है कि करी वो कैश क्रॉप्स हैं। अब कॉटन को तो कोई खाएगा नहीं, इंडिगो तो कोई खाएगा नहीं, खाने के लिए तो चाहिए भाई, खाना जो है हमारी फूड जो है हमारी नेसेसिटी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्हें फूड खरीदना पड़ गया। अब खरीदना पड़ रहा है, जो पैसे हैं वो उनको डेवलपमेंट करने के लिए, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए हेल्पफुल नहीं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अभी भी नहीं सुधरी। क्यों? क्योंकि उनको फूड खरीदना पड़ रहा है। पहले उनको फूड खरीदना नहीं पड़ता था, क्योंकि जो वो ग्रो करते थे उसी में से खा लेते थे भाई, अपना सेल्फ कंजम्पशन भी करते थे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड इन फैमीन। फैमीन आ गया, मतलब भूखमरी आ गई, कि इतना ज़्यादा क्या हुआ, फूड क्रॉप्स हमारी क्या हो गई, बिल्कुल प्रोडक्शन उसका लो हो गया। अब फूड क्रॉप्स ही नहीं है, बेसिकली फूड ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, तो खाएंगे क्या, भूखमरी आ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड इन फैमीन आ गया इंडियन इकोनॉमी में। देन थर्ड रीजन आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें, एक पीस ऑफ लैंड है, तो जितना हम प्रोडक्शन कर सकते उतना नहीं कर पा रहे, कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम क्या है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है। टेक्नोलॉजी फार्मर यूज़ भी कहाँ से करे, पैसा भी तो होने चाहिए उसके यूज़ करने के लिए। तो टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल की यूज़ करते थे, जिसकी वजह से जितना मतलब प्रोडक्टिविटी हो सकती है, जितना प्रोडक्शन हम इस पीस ऑफ लैंड पर कर सकते थे उतना नहीं कर पा रहे हैं। देन बात करें लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। अब अच्छे से वाटरिंग नहीं कर पा रहे हम, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो फिर भाई प्रोडक्टिविटी कहाँ से इंक्रीज़ होगी। देन बात करें नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। अब फर्टिलाइज़र का हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल ही ना के बराबर यूज़ कर रहे थे, क्योंकि फर्टिलाइज़र से क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें थी नहीं कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सके। तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो भाई क्या हो रहा था, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही थी। और जो ब्रिटिशर्स थे, बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें या ज़मींदार की बात करें, वो कुछ काम नहीं कर रहे थे कि भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा जाए, एग्रीकल्चर सेक्टर को और इंक्रीज़ करा जाए। तो वो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे थे, अपना इंटरेस्ट देख रहे थे। उनको कोई लेना देने की भाई फार्मर्स की कैसी कंडीशन हो रही है, कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं फार्मर्स को कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को और ग्रोथ कर सकें, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, लो प्रोडक्टिविटी थी। देन आता है हमारा फोर्थ रीज़न, स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट में स्कैरसिटी थी, फार्मर्स कल्टीवेटर इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि नई नई टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेंगे। भाई इंसेंटिव तो चाहिए, मनी तो चाहिए नए नए टूल्स खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, तो वो मनी ही नहीं था उनके पास, तो कैसे, इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा था, स्टैग्नेंट होता जा रहा था, डिक्लाइन होता जा रहा था। एक तरीके से बात करें, अगर हम बात करें कि हम टेरेसिंग नहीं कर पा रहे थे, टेरेसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हिली एरियाज में बात करें तो हम लैंड को ना कट करके उसकी शेप को चेंज करके क्या करते थे, टेरेसिंग फार्मिंग करते थे। तो टेरेसिंग फार्मिंग अगर हम बात करें कि एक तरीके से स्टेप्स बना देते थे ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, हम टेरेसिंग यूज़ करते थे। अब टेरेसिंग यूज़ करने के लिए भाई लैंड की शेप को चेंज करना है तो कुछ टूल्स चाहिए, भाई इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, फिर मनी नहीं है तो फिर टेरेसिंग कैसे कर पाएंगे, टेरेसिंग फार्मिंग हम नहीं कर पाते थे। कि टेरेसिंग फार्मिंग जनरली हम राइस को इसी तरीके से ग्रो करते हैं, हिली एरियाज में जनरली टेरेसिंग फार्मिंग होती है, ठीक है, कि लैंड की शेप को चेंज कर देते थे, एक तरीके से स्टेप्स बना देते थे ताकि सॉइल इरोजन ना हो और वाटरिंग अच्छे से जा सके क्रॉप्स में। देन बात करें फूड कंट्रोल। अब क्या होता था कि फार्मर्स फूड क्रॉप्स ग्रो कर लेते थे बट उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। फूड कंट्रोल का मतलब है कि बस उसको स्टोरेज भी तो देखनी पड़ेगी, वेयर हाउस होनी चाहिए, उसको प्रॉपर स्टोर कर सके, तो वो भी नहीं था उनके पास, उसके लिए भी इंसेंटिव चाहिए, मनी चाहिए, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। देन ड्रेनेज की बात करें कि वाटर जो है उसको ड्रेनेज कर सके, निकाल सके। अब वो ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं था कि फार्मिंग जो कर रहे हैं तो ड्रेनेज जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कैसे ड्रेनेज करा जाए, तो वो भी सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो अब क्या था कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। अगर फार्मर्स के पास बात करें तो पैसे ही नहीं थे उनके पास कि वो टेरेसिंग फार्मिंग कर सके, फूड को कंट्रोल कर सके, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कर सके, उनके पास थे ही नहीं। और क्या हुआ था कि भाई फार्मर चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड टू कैश क्रॉप्स। अब ये तो हमने देखा ही कि कमर्शियलाइजेशन कर दिया एग्रीकल्चर का, कि फूड टू कैश क्रॉप पर शिफ्ट हो गए फॉर हायर पेमेंट के लिए, कि भाई हायर प्राइस पे करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसलिए वो फूड से कैश पर शिफ्ट हो गए। बट यहाँ पर मेन जो फायदा हो रहा था वो किसको होता, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहा था, क्योंकि वो तो अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए रॉ मटेरियल के लिए कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, ना कि हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन के जो लोग हैं, हमारी इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ करने के लिए अपना इंटरेस्ट वो देख रहे थे। तो भाई इसकी वजह से भी क्या हुआ, हमारा स्टैग्नेशन आ गई एग्रीकल्चर में। तो अगर हम बात करें लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि एक तरीके से लैंड को रेंट पर लेते हैं और फिर उस पर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो किराएदार एक तरीके से, जैसे आजकल लोग किराए के घर में रहते हैं तो रेंट पे करते हैं, तो ऐसे ही वो रेंट पर लैंड ले लेते थे और उस पर क्रॉप्स ग्रो करते थे, क्योंकि उनके खुद के पास लैंड नहीं होती थी, तो वो लैंड जो है लैंड ओनर से रेंट पर ले लेते थे और उस पर क्रॉप्स को ग्रो करते थे। देन बात करें स्मॉल फार्मर जिनके पास एक छोटी सी लैंड है, ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं है, ठीक है। शेयर क्रॉपर्स वो होते थे, वो लैंड ओनर से क्या करते थे, लैंड तो लेते थे बट यहाँ पर वो रेंट मतलब एज अ मनी नहीं देते थे। वो क्या करते थे कि शेयर क्रॉपर्स की हम जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे उसमें से कुछ पार्ट जो है वो लैंड ओनर्स को दे देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। नीदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब कोई रिसोर्सेज नहीं थे, फर्टिलाइजर नहीं था, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं थी अच्छी खासी, नॉर हैड इंसेंटिव, ना इंसेंटिव थे टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। तो भाई कुछ था ही नहीं फार्मर्स के पास, कल्टीवेटर्स के पास, कि जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ कर सके। इसकी वजह से क्या होता है, स्टैग्नेंट होती जा रही थी, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार कुछ भी काम नहीं कर रहे थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तो हमने पढ़ा कि भाई ड्यूरिंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हमारी कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेंट होता गया। बट क्या हुआ, एक एडवर्स इफेक्ट भी पड़ा पार्टीशन का, कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कंट्री में पार्टीशन हुआ था, तो जो हाईली इरिगेटेड और फर्टाइल लैंड थी वो किसके पास चली गई थी, पाकिस्तान के पास चली गई थी, ठीक है। जो हाईली फर्टाइल थी, इरिगेटेड लैंड थी, अच्छी खासी लैंड थी, वो पाकिस्तान के पास चली गई। तो द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, जहाँ पर हम जूट को प्रोड्यूस करते थे, कल्टीवेट करते थे, वो सारा का सारा एरिया किसके पास चला गया, ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम आज के टाइम में बांग्लादेश बोलते हैं। कि एक टाइम पर क्या था, इंडिया की क्या थी, जूट की जो इंडस्ट्री थी वो उसकी मोनोपोली थी, बट आज के टाइम पे वो सफ़र कर रही है। क्यों, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सारा किसके पास चला गया भाई, बांग्लादेश के पास चला गया। क्योंकि जो लैंड थी जहाँ पर हम जूट को ग्रो कर रहे थे, सारी की सारी वो लैंड किसके पास चलेगी, बांग्लादेश के पास चली गई, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एडवर्स इफेक्ट पड़ा इंडियन की इकोनॉमी पर।
तो ये हमने आज देखा भाई कैसे जो है इंडियन इकोनॉमी में बात करें जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टैग्नेंट होता चला गया, कि ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टैग्नेंट होती चली गई एग्रीकल्चर। जो हम बात करें कल्टीवेटर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, सारा का सारा बेनिफिट जमींदार और कॉलोनी गवर्नमेंट उठा रही थी। देन बात करें कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, कमर्शलाइज कर दिया कि फॉर सेलिंग पर्पस ग्रो करेंगे, ना कि सेल्फ कंजम्पशन, जिसकी वजह से क्या हो गया भाई, फैमिन आ गया। क्यों? क्योंकि भाई अब क्या कर रहे थे हम, फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे। अब खाने के लिए कुछ है नहीं तो फिर भुखमरी आएगी, है ना। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो कम होती जा रही थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे, स्कैरसिटी थी इन्वेस्टमेंट की कि अच्छी हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, इंसेंटिव नहीं थे हमारे पास, रिसोर्सेज नहीं थे कि टेरेसिंग कर सकें, फूड को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, ड्रेनेज कर सकें। अब इसके और भी रीजंस थे कि भाई टेनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट पड़ा, पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, पार्टीशन हुआ तो जो भी फर्टाइल लैंड थी वो किसके पास चली गई भाई, ईस्ट पाकिस्तान के पास चली गई, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश है। तो इंडिया जिसकी मोनोपोली थी जूट में, आज के टाइम पे वो सफ़र करती है, क्योंकि रॉ मेटेरियल तो सारा कहाँ चला गया, बांग्लादेश में चला गया। होल जूट प्रोड्यूसिंग जो एरिया था जहाँ पर जूट प्रोड्यूस होता तो सारा का सारा किसके पास चला गया, बांग्लादेश के पास चला गया। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आज हमने डिटेल में देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से स्टैग्नेंट होता चला गया अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।